Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of iAcademy. और बच्चा पारी आज आपकी ओशन मैम ना आपके लिए एक ऐसे चैप्टर का वन शॉट लेकर आई है जो कि ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड्स में पूछा जाता ही जाता है, which is none other than ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। और इस वीडियो की खास बात ये होने वाली है कि मैं आज आपको ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के एक पार्ट का नहीं बल्कि तीनों ही पार्ट्स का वन शॉट यहीं पर देने वाली हूँ। मतलब it's hardly going to be a 20-25 minutes video which is going to cover all three parts of this chapter, making sure कि जब आप इस वीडियो को खत्म करके अपनी क्वेश्चंस करने बैठे तो चाहे इस चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, you should be ready for anything and everything. Now guys, before I move on with anything else, there is one thing that I want to make you clear about this chapter कि यहाँ से जो है ना themes या character sketch related questions नहीं आते। character sketch तो आता ही नहीं है, थीम एक आध बारी आ भी सकता है। तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ समरीज को इंक्लूड करा है। मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ बेकर फ्रॉम गोवा की समरी, मूविंग ऑन टू कोक की समरी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टीव फ्रॉम असम की समरी। और इन तीन समरीज को करने के बाद ठीक है, आप लोग जाके अपने आप क्वेश्चन आंसर्स अटेंड करने की कोशिश करना, या फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगी पर वो थोड़ी देर बाद। बट बिफोर आई बिगिन विद एनीथिंग एल्स, जल्दी जाइए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और ऐसे मजेदार वन शॉट्स आपके सामने आते रहे। क्योंकि प्री बोर्ड से पहले देखो मैं बहुत सारे वन शॉट्स लाने वाली हूँ, बिकॉज प्री बोर्ड्स में यू डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू द एंटायर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एंड तब ये छोटी छोटी वीडियोस में आपके बहुत काम आने वाली हैं टू हेल्प यू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स इन जस्ट अ विफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो नाउ सबसे पहली बात, ठीक है, मैंने इसके अंदर ठीक है अपना प्रोफाइल आई थिंक एंड में ऐड करा है, बट आई टेल यू बिफोर हैंड कि अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन नाम को अनअकैडमी पे फॉलो करना शुरू नहीं करा है तो प्लीज जरूर जाके फॉलो करना। मैं आपको बता रही थी ना कि समरीज तो यहाँ से हो जाएंगी, व्हाट अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। तो रिसेंटली ही मैंने एप्लीकेशन पर एक फ्री क्लास ली थी इस चैप्टर से रिलेटेड, सारे चैप्टर्स को लेकर, मतलब इन तीनों पार्ट्स को लेकर, जहां पे मैंने आपको बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए थे। तो प्लीज वो उनको जरूर अटेंड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और ऐसी बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ना हम लोग एप्लीकेशन पर लेते रहते हैं, तो अभी तक डाउनलोड नहीं कर रहे हैं ना तो जरूर कर लो, ठीक है। वहां पे आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज गोना बी देयर। तो देरी किस बात की। नाउ coming on to the part number 1 which is a baker from Goa, and I think आपके स्कूल में भी आपके टीचर्स ने आपको ये समझाया होगा that this is the most important part of this chapter because यहीं से maximum number of questions आते हैं। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनना because while I'll be explaining the summary, I'll also be going to tell you the instances from where most of the questions from this chapter have been asked in board exams. तो प्लीज अच्छे से सुनो। Getting started with this chapter now, as the title itself suggests, this is basically about Goan culture और गोवा में बेकरी कल्चर के बारे में, rather बेकर्स की इंपॉर्टेंस को इस चैप्टर में हाईलाइट करा गया। सो जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे इंडिया जो था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, ठीक है, जो हमारा पौंडीचेरी था इट वाज अंडर फ्रेंच कंट्रोल, तो उसी तरीके से गोवा इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय पोर्टुगीज बिकॉज इन यू नो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये पोर्टुगल के ही अंडर आता था। एंड पोर्टुगीज में ना, ठीक है, ब्रेड इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो भाई बेसिकली उसी हिसाब से गोवा में भी ट्रेडिशनल फैमिली वर्क जो था वो बेकिंग ब्रेड ही था, एंड इवन टिल टुडेज टाइम ब्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर कल्चर। सो बेकर्स जो थे ना उनको उस टाइम पे पादेर बोला जाता था, ठीक है, ये उनकी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। एंड जो चिल्ड्रन थे इवन दे यूज्ड टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड जब भी मॉर्निंग में बेकर्स आया करते थे। सो द एंटायर कम्युनिटी यूज्ड टू रिलाई ऑन देम क्वाइट अ लॉट, क्योंकि भाई जो सुबह सुबह हमारा बेकर था ना वो अपने हाथ में एक बैम्बू स्टाफ लेकर जिंगलिंग साउंड के साथ और अपने सर पे एक टोकरी रख के जिसमें उसने फ्रेश बेकरी ब्रेड रखी हुई होती थी उसको लेकर गली गली में घूमता था। एंड जो सर्वेंट्स होते थे जिनको हम बेसिकली पैस्किन्स या बैस्टन्स बोलते हैं, उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में दे यूज्ड टू कलेक्ट द ब्रेड, एंड इवन चिल्ड्रन यूज्ड टू रश फॉर ब्रेड बैंगल्स जो कि उन्हें बहुत पसंद होते थे, मतलब टू द पॉइंट दैट दे डिड नॉट इवन यूज्ड टू ब्रश देयर टीथ।
and एक हाथ से जो बेकर था used to support the basket on his hand and from the other hand as I've told you वो अपने बैम्बू को बार बार पटक पटक के जाता था so that everybody in the neighborhood could know about his arrival. Now जो villagers थे ना they were very fond of this sweet bread which is called bol and bol जो है it is one of the most important marriage gifts as well. जैसे कई सारी शादियों में ना ठीक है गलेफिया बनती है I don't know how many of you know it पंजाबी वाले हम लोगों को पता होगा नुगदी बनती है दिस इज बेसिकली दो टिपिकल मिठाइयां जो हम देते ही देते हैं ना तो वैसे ही गोवन कल्चर में लोग जो है बोल देते थे एंड चिल्ड्रन एज आई टोल्ड यू उनको क्या पसंद था ब्रेड बैंगल्स पसंद थे तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स में ठीक है अलग अलग टाइप की ब्रेड थी जैसे बोलिनास बनते थे क्रिसमस के टाइम पे एंड नो फीस्ट वाज कंप्लीट अबाउट विदाउट ब्रेड एंड ऑल्सो जो मदर थी यू नो जब भी उनकी बेटी की सगाई होती थी एंगेजमेंट पे सो इट वाज अ कस्टम फॉर हर टू मेक सैंडविचेस एंड सैंडविचेस के लिए क्या चाहिए ब्रेड चाहिए सो दिस इज व्हाई यू नो बेकर्स फर्नेस इज वेरी एसेंशियल इन गोवा तो ये जो लाइन मैंने आपको बोली है ना दैट अ बेकर्स फर्नेस इज एसेंशियल इन गोवन कल्चर यहीं से क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों कहा गया है तो वहां पे आप वो सारे रेफरेंसेस दोगे बोल पुलिनास फीस्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट ब्रेड मदर कुक सैंडविचेस ऑन द एंगेजमेंट ऑफ द डॉटर तो इसी वजह से ठीक है उनके लिए बेकर्स उनके लिए ब्रेड इतने ज्यादा जरूरी है नाउ जो बेकर्स थे ना दे यूज्ड टू हैव दिस यू नो वेरी पेक्यूलियर टाइप ऑफ आउटफिट वो एक यू नो लंबी सी फ्रॉक टाइप की ड्रेस पहनते थे विच इज बेसिकली कॉल्ड कबाई एंड कबाई यूज टू रीच अप टू देयर नीज नाउ एज द यू नो टाइम प्रोग्रेस तो देयर उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज हो गया एंड दे यूज टू वेयर लाइक यू नो टी शर्ट्स विद लाइक हाफ पैंट्स एंड स्टफ लाइक दैट कि मतलब कोई भी अगर उन्हें ऐसे कपड़े देखे हुए मिल जाता था ना दे यूज टू कॉल हिम लाइक तू तो पागल ही लग रहा है एंड यू नो बैक इन दोज डेज ठीक है दे यूज टू कीप अ मंथली अकाउंट ऑफ ऑल दी हाउसेस कि यू नो क्रेडिट पे चलती थी चीजें आप मंथ के एंड में अपना सारा हिसाब किताब चुकता रखते थे एंड दे यूज्ड टू यू नो हैव इट रिकॉर्डेड ऑन अ वॉल और विद द पेंसिल एंड दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस ठीक है जो बेकर्स थे उनके बच्चे थे हमेशा खुश रहते थे ठीक है बेकर्स यूज्ड टू हैव दिस यू नो what do we say jackfruit kind of उनकी फिजिक होती थी and they used to have a tummy to indicate कि भाई वो कितने prosperous हैं उनके servants भी हमेशा खुश रहते थे so this was basically a very profitable profession for them तो ये भी question आ सकता है कि you know how can you say that you know bakery and bakers they used to live a prosperous life or you know in bakery goods का जो business था it was profitable so ये दो तीन question यहाँ से important है ठीक है जो कबाई ड्रेस है वो एक आध मार्क्स में पूछ ली जाती है स्ट्राइक बेस्ड क्वेश्चन में जो यू नो उनकी प्रॉस्पेरिटी के साइंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ कैन यू से दैट अ बेकर्स फर्नेस इज एसेंशियल टू गोवन विलेज और गोवन कल्चर तो ये तीन क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको जरूर करके जाने हैं जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है और सबसे ज्यादा बार पूछे भी जाते हैं नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड पार्ट विच इज कूर्ग सो ऑब्वियसली अब हम लोग कूर्ग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि टाइटल ही कूर्ग है तो हमें यू नो कूर्ग की पूरी लोकेशन वगैरह स्टार्टिंग में बताई गई है दैट हाउ इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन Mysore and Mangalore ठीक है एंड इट इज सिचुएटेड इन हिल्स वहां पे छोटे छोटे रोलिंग हिल्स हैं आपको ब्रिटिश बंगलोज मिल जाएंगे एंड इट इज इनहैबिटेड बाय मार्शल मेन एंड वुमेन सो मार्शल वर्ड इज यूज्ड फॉर दोज रेस ऑफ द पीपल ठीक है जो लोग वॉर्स और बैटल्स में बहुत लड़ते थे तो पूर्व के जो बहुत सारे लोग हैं उनके जो फोर फादर्स एंसेस्टर्स रहे हैं वो वॉर्स और बैटल्स में पार्टिसिपेट करते थे एंड कूर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडागू ठीक है एंड जो वहां के लोग होते हैं उनको कोडागूज बोला जाता है लाइक KODAVUS एंड वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे स्पाइसेस कॉफी प्लांटेशंस कॉलोनियल बंगलोज दिस इज समथिंग दैट कूर्ग इज वेरी वेरी रिच इन एंड आपको हर जगह यही सब चीजें देखने को मिलेंगी सो इट इज बेसिकली वेरी ब्यूटीफुल एंड टू द पॉइंट की एक लाइन बोली गई है आपके चैप्टर में दैट इट लुक्स एज इफ यू नो कि स्वर्ग का एक टुकड़ा जो है इट ड्रिफ्टेड एंड इट बेसिकली लैंडेड ऑन अर्थ इन फॉर्म ऑफ कूर्ग सो क्वेश्चन आ जाता है you know why has Coorg been called heaven on earth so you'll describe how beautiful it is how rich in flora and fauna it is which you'll learn about later now
मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, जो लोग हैं उनकी डिसेंट को लेकर भी चीज इंपॉर्टेंट है कि वो डिसेंडेंट्स जो है वो ग्रीक्स या अरब्स के माने जाते हैं, और दोनों के अलग अलग रीजनिंग्स हैं. हाउ कैन यू से दैट दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स? बिकॉज एक टाइम पे कहते हैं अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी वो कूर्ग आई थी एंड दे कुडंट गो बैक, सो दे स्टेड देयर एंड दे मैरिड द लोकल वुमेन. सो जो उनका प्रेजेंट रेस है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज cultures. And even जो men हैं they wear the specific dress called kupiya which is very similar to Arabs की traditional dress जो कि men पहनते हैं which is called kufiya. तो इस वजह से they are basically called descendants of Arabs as well. तो ये descendant वाला पार्ट आपको याद रखना काफी जरूरी है. Then उसके अलावा ठीक है, जो कूर्गीज होते हैं they are very brave people because they come from martial race. They are very hospitable, ठीक है, अतिथि देवो भव को बहुत ज्यादा सीरियसली लेकर बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं. एंड दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी टू टेल दी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ देयर फोर फादर्स एंड देयर सन्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो जब भी आप किसी कूर्गी के यहाँ जाओगे यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी हॉस्पिटेबल वेलकम एंड यू विल बी डेफिनेटली टोल्ड न्यूमरस स्टोरीज अबाउट द एंसेस्टर्स ब्रेवरी. देन जो कूर्ग रेजिमेंट है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी. मतलब उसे बहुत माना जाता है क्योंकि डिफरेंट जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से आर्मी की पोर्शंस बनाए गए, इनको डिवाइड करा गया. सो कूर्ग वाला जो रेजिमेंट है ना उसको बहुत मानते हैं लोग. ठीक है, एंड जो फर्स्ट चीफ थे हमारे इंडियन आर्मी के, जनरल कैरियप्पा जिनका नाम था, वो भी एक कूर्गी ही थे. एंड कोदावूस, ठीक है, दे आर द ओनली पीपल हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस. ठीक है, पूरे इंडिया में अगर किसी को भी गन या कोई भी फायर आर्म रखना है सो दे नीड द स्पेसिफिक स्पेशल लाइसेंस. बट कोदावूस के लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं है. क्वेश्चन आ जाता है व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर एंटायर कल्चर ऑफ कमिंग फ्रॉम मार्शल रेस एंड स्टफ. तो वो वाला पॉइंट आप वहां पर मेंशन करोगे. Then moving on, ठीक है, कूर्ग का जो फ्लोरा एंड फौना है इट इज वेरी रिच. इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, जिसकी वजह से इट इज बेसिकली कॉल्ड अ टूरिस्ट पैराडाइज एज वेल. ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई इज कूर्ग कॉल्ड टूरिस्ट पैराडाइज? बिकॉज इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज फॉर द टूरिस्ट. जैसे कि वहां पे कावेरी रिवर जो है इट फ्लोज थ्रू एंटायर कूर्ग. ठीक है, जहां पे आपको फिशेस मिल जाएंगी. वन ऑफ द फिशेस इज कॉल्ड महासीर. देन रिवर राफ्टिंग, यू कैन ट्रैवल इन बोट, यू कैन डू रॉक क्लाइंबिंग. सो इट इज all adventurous. You can found monkeys over there. There are langurs, there are basically elephants you can see who are being bathed and everything. Wild elephants, butterflies, squirrels, langurs, kingfishers. So ये सब कुछ obviously tourists को देखना क्यों नहीं पसंद होगा. And जो कूर्ग है ना वहाँ पे ब्रह्मगिरी hills है. So if you basically climb up to those hills then you can get a panoramic view of the entire city which is again very beautiful. And there is an island of Nisargadamu, ठीक है, जहाँ पर बुद्धिस्ट सेटलमेंट है, India's largest Buddhist settlement which is called Bailakuppe. So these interesting places again make it very attractive for tourism. So भाई क्वेश्चंस क्या आएंगे कि भाई कूर्ग को टूरिस्ट पैराडाइज क्यों कहा जाता है? फ्लोरा फौना एक्टिविटीज, ठीक है, उनका जो डिसेंट है अरब्स या ग्रीक से रिलेटेड उसके बारे में आपको पता है. कूर्गीज के यहाँ जब जाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, ठीक है, जो कूर्ग विजिट करने का सबसे बढ़िया मंथ्स होते हैं या टाइम होता है दैट इज सितंबर टू मार्च. ये भी आपको याद रखना है बिकॉज उस टाइम पे रेनफॉल ज्यादा नहीं होती है एंड टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा मस्त रहता है, प्लेजेंट रहता है. तो दिस इज बेसिकली द आइडियल टाइम टू विजिट कूर्ग. ये चीज भी आपको याद रखनी है. ऑलराइट, नाउ moving on, coming on to the last part of this chapter which is tree from Assam. अब फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं. As I promised you, all I'm gonna take is like 20 to 25 minutes and I will basically cover this entire chapter, making sure कि जहां से सबसे ज्यादा questions पूछे जाते हैं मैं वो भी highlight कर दूं. So देख रहे हो, ठीक है, ऑन टाइम चल रहा है हम लोग बिल्कुल. तो चलो ना लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टी फ्रॉम असम जो है, ठीक है, इट इज बेसिकली all about Assam and its tea plantations, and how it has been shown to us is through these two characters जिनका नाम है राजवीर and Pranjal, who are traveling from Delhi to Assam. So Pranjal के जो father है, he is a manager of a tea garden in Upper Assam, and he basically has invited Rajveer to visit Assam during the summer vacation ताकि वो लोग वो भी enjoy कर सके. And जो राजवीर है, ठीक है, he is super excited to see a tea estate because he has never done it.
On the other hand, Pranjal, he is busy with his detective stories and books because उसके लिए तो हर रोज की बात है. But Pranjal has done all of his research and everything, and he's super excited. So they basically start talking about tea because they take 2 cups of tea, and Rajveer goes on to tell Pranjal different facts about tea, कि जैसे how tea, Assam is known as tea country because वहां पे बहुत अच्छी टी मिलती है which is exported all across the world. Then Rajveer tells that how over 80 crore cups of tea are drunk every day in the world. And then चलते चलते ट्रेन में उनको बहुत ही सुंदर सा टी बुशेस का एक पूरा का पूरा सीन दिखता है. एंड जो प्लांट्स थे, ठीक है, it were basically they were stretching to in rows and everything was very orderly. And वहां पर एक छोटी सी फैक्ट्री थी, ठीक है, वहां से थोड़ी सी चिमनी निकल रही थी, चिमनी में से धुआं निकल रहा था, सजेस्टिंग कि वहां पे टी लीव्स जो है प्रॉपर्ली बनती है एंड एवरीथिंग. एंड देन ही बेसिकली गोज ऑन टू टेल that how टी के ओरिजिन को लेकर डिफरेंट स्टोरीज हैं. एंड इनिशियली यूरोप में हाउ टी वाज कंज्यूम्ड नॉट एज अ बेवरेज बट एज मेडिसिन. ठीक है, सो पहली स्टोरी जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से ना ये जो स्टोरीज वाली है ना पार्ट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहला जो स्टोरी था, इट इज रिलेटेड टू चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज यूज्ड टू बॉयल हिज टी लीव्स, हु ऑलवेज यूज्ड टू बॉयल हिज वाटर. एंड क्योंकि उस जमाने में आपके पास सिलेंडर तो था नहीं, ठीक है, तो चूल्हे पानी उबलता था, तो एक दिन लकड़ियों में कोई होगी टी लीव्स वगैरह जो गलती से उसके पानी में गिर गई, एंड दे गिव अ वेरी नाइस फ्लेवर टू द वाटर, एंड दिस इज हाउ टी वाज डिस्कवर्ड. एंड देन अनदर स्टोरी इज रिलेटेड टू दिस साधु संत जिनका नाम था बोधि धर्मा. तो whenever he used to meditate, उनको बहुत नींद आती थी. So what he did instead, he cut off his eyelids ताकि उनको नींद ही ना आए. And then उन eyelids में से, ठीक है, टी प्लांट्स ग्रो करे, एंड अगर आप उनको पानी में डाल के पियो तो दे यूज्ड टू बैनिश स्लीप, आपकी स्लीप गायब कर देते थे. बट ऑब्वियसली इन दोनों में से चाइनीज एम्परर वाली स्टोरी जो है वो ज्यादा बिलीवेबल है, ठीक है, रादर देन वो बोधि धर्मा वाली. ठीक है, एंड देन ही टेल्स दैट हाउ चाय एंड चीनी, ये सारे शब्द भी जो है ये हमें चाइना से ही मिले हैं. एंड ऐसे ही देखते देखते दे बेसिकली रीच असम. ठीक है, तो ढेकियाबाड़ी वो जाते हैं जहां पे प्रांजल के फादर का टी एस्टेट है. एंड वहां पर जाके ही सॉ दैट हाउ women they were plucking the tea leaves with their hands and they were putting them in the bamboo baskets. This is how tea is collected, and then it is dried, and then it is basically packed in a proper factory. And May to July they are the best months of tea yielding. ठीक है, सबसे ज्यादा बढ़िया महीने माने जाते हैं. They are called the second flush, जहां पे टी अच्छी मिलती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो या एंड फिर उसके बाद जो प्रांजल के फादर थे, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हाउ मच राजवीर हैड डन हिज रिसर्च एंड एवरीथिंग, एंड द स्टोरी एंड्स ओवर देयर. So that is all. These were all the 3 parts of Glimpses of India. I've told you already कि क्या-क्या चीजें important है. Last part में से जो origin है, this is something that you really need to remember because most of the questions वहीं से आते हैं. दूसरी चीज, second flush season क्या होता है, ये पूछा जा सकता है कि जहां पे basically tea yielding बहुत अच्छी होती है, May to July का month होता है. Then जो tea from जो आपका baker from Goa है, उसमें bakers क्यों इतने important है Goan culture के, that is the most important question. And when it comes to Coorg का जो weather है, why is it called tourist paradise, या उनका descent, ठीक है, these are some of the very important questions. So yeah guys, that's all for today's class. Now I've told you already in the beginning, अब आपने देखो अपने summaries तो रिवाइज कर ली, but summaries रिवाइज करने से सब कुछ नहीं होगा. Now you also need to check your knowledge, राइट, कि आपको कितना कुछ चीजें समझ में आई हैं और क्या आप इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं. तो अगर वो सब कुछ आपको चाहिए, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट एज यू सॉ दिस वीडियो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जाके अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. उसके बाद ओशन मैम को जरूर फॉलो करना है बिकॉज ओशन मैम हर हफ्ते बहुत सारी अमेजिंग क्लासेस लेती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, and you can make sure कि आपकी प्रिपरेशन जो है टॉप नॉच चल रही है या नहीं. So भाई, that's all for today. Now guys, I really hope you enjoyed this video, you found it helpful. If you did, then please जाइए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए and share this video as much as possible. I'll see you next time in next class. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.